देखिए आपका AIPC में आपराधिक मामलों के कुछ प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं और वर्तमान समय में आपका यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि वर्तमान समय में आपका उत्तराखंड, झारखंड, कई राज्य यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। अब तक हम 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत आपका बताया गया कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि निर्दोषता की कल्पना या परिकल्पना या उपधारण। जो आपका दूसरा सिद्धांत बताया गया वह ये बताया गया कि वाइकेरियस लायबिलिटी, यानी कि प्रतिनिधिक या प्रत्यायुक्त दायित्व, ये आपका क्वेश्चन उत्तराखंड में बना था। तीसरा जो कल क्वेश्चन बताया गया फ्री लीगल एड, अर्थात निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि अभियुक्त को बिना पैसे के अधिवक्ता मुहैया कराया जाएगा। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड जे में और APO में आ चुका है, बिहार में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। 3 आपका क्वेश्चन अब तक बताया गया। आपराधिक मामलों के अगला जो सिद्धांत है वह देखा जाए आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई, आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कठोर दायित्व। देखिए, इसको हिंदी में हम कहते हैं कठोर दायित्व। इस पर भी आपका प्री में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी आता है। बैठिए भाई, इधर बैठिए, पीछे हो, 3 लोग बैठे। इधर बैठिए, आ गया। देखिए आपका कठोर दायित्व का सिद्धांत या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पहले देखिए किस मॉडल से क्वेश्चन बनता है। पहले मॉडल समझिए और कौन कौन सा आपका पहले एक दिमाग में रफ आइडिया बना लेनी चाहिए कि हमें किस एंगल से लिखना है और उसी को डिटेल में चर्चा लाइट करना रहता है। कठोर दायित्व के सिद्धांत को आपका पहले हिंदी अर्थ जानिए और क्या क्या आपका पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि दुराशय के सिद्धांत के अपवादों का वर्णन करिए, तब भी यही लिखना है। या ये पूछे कि इन अपराधों में इंटेंशन या आशय का होना आवश्यक नहीं है, तब भी आपका कठोर दायित्व ही लिखना है। अगर ये पूछे कि सामान्यतः अपराध के लिए 2 तत्व आवश्यक होते हैं, एक्टस क्रिया और मेंस क्रिया, लेकिन इसके अपवादों का उल्लेख करिए। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ मेंस क्रिया नहीं है फिर भी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है। डी में जो पूछा जाता है कि कौन कठोर दायित्व का अपराध है, या दूसरा मॉडल आता है कि इसमें मेंस क्रिया या दुराशय आवश्यक नहीं है, या कौन किस अपराध के लिए आशय या इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं। यानी कि ये 4-5 नाम जरूर याद रखिए जहाँ से भी पूछे। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए मॉडल तमाम आते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, ये पहले बता दिया जाए। एक आपका सामान्य नियम लिखेंगे, यानी कि जनरल रूल, और इसमें एक मैक्सिम ऐड करेंगे। अभी हम मैक्सिम बताएंगे। फिर अपराध के तत्व लिखेंगे। वह अपराध के 2 तत्व होते हैं, आपका एक्टस क्रिया और मेंस क्रिया, उसको आप समझाएंगे। फिर आप लिखेंगे कि कुछ अपराध ऐसे हैं जहाँ दोनों तत्वों माने जहाँ के दोनों तत्व एक साथ नहीं मिलते, केवल एक्टस क्रिया होती है, मेंस क्रिया नहीं होती, फिर भी अभियुक्त को दंडित किया जाता है। और इन्हीं अपराधों को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अपराध या कठोर
दायित्व के अपराध। फिर आप लिखेंगे तो पहले इंग्लैंड दिखाइएगा कि इंग्लैंड में कौन कौन से ऐसे अपराध हैं, यूपीजेपी में भी पूछा गया है, जो कठोर दायित्व के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जहाँ की आशय के बिना भी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। इंग्लैंड के बाद आपको भारत में लिखना पड़ेगा। इंग्लैंड में 3 अपराध हैं और भारत में आपके 5, और पांचों को 2-3 लाइन क्या करना पड़ेगा। किताब में तो बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 पेज 5 पेज आपका 4-4 लाइन समझाते हुए और लेकिन सेक्शन जोड़ते हुए आईपीसी इत्यादि के लिख देना, ये नहीं कितना जोड़ते हो। तो आइए शुरुआत इसकी की जाए भाई। देखिए आपका सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दायी ठहराया जा सकता है, यानी कि तभी सजा दी जा सकती है जबकि वह व्यक्ति उस कार्य को किया हो और उस कार्य को करने का उसका इंटेंशन मेंसरिया दुराशय या आपराधिक मनन स्थिति हो। कोई एक ही शब्द लिखेगा, तीनों नहीं, 3 शब्द बताया जा रहा है। यह मैक्सिम में लिखेंगे, यह इस सुक्ति पर आधारित है कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंसरिया, अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। इसका मतलब ये हुआ अपराध के लिए 2 तत्वों का होना आवश्यक है। झारखंड खेतियों में भी एक क्वेश्चन आया था, अभी आया भी था, ये नहीं आया। 2 तत्वों का होना आवश्यक है, एक एक्टसरिया यानी कि आपराधिक कार्य और दूसरा मेंसरिया यानी कि दुराशा। किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा किसी अपराध के लिए जब वह आपराधिक कार्य किया हो और उस कार्य को करने का उसका इंटेंशन, आगे बढ़िए जरा को, या उसका इंटेंशन या उसका इरादा या उसका आशय रहा। यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दंडित किया जाएगा जब वह एक्टसरिया किया हो, और केवल एक्टसरिया नहीं बल्कि एक्टसरिया करते समय क्या किया हो, यानी कि दुराशय भी उसके मन में हो। अगर वह दुराशय नहीं रखता तो वह दंडित नहीं होगा, और इसके लिए आपका 76 से लेकर आईपीसी में 106 तक प्रावधान है, जहाँ की व्यक्ति अपराध करता है लेकिन उसे सजा नहीं दी जाती, मैंने क्षम्य है उसका कार्य। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ अपराध ऐसे हैं जिन्हें आपका आशय के बिना भी या दुराशय के बिना भी मात्र एक्टसरिया या आपराधिक कार्य के आधार पर दंडनीय बनाया गया। ऐसे अपराधों को ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व का अपराध कहा जाता है। ये तो अब याद रखिए, कठोर का मतलब क्या हुआ। देखिए एक आपका कठोर दायित्व, क्योंकि अपवाद मैंने चलेंगे कि कौन कौन से अपराध हैं जो कठोर दायित्व में आते हैं, यानी कि व्यक्ति का इरादा उस कार्य को करने का नहीं था, फिर भी व्यक्ति उसके लिए सजा का क्या होगा, हक। ये हम अब बताएंगे, लेकिन इसके पहले ये बताया जाए, इसके पहले आपका कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अपकृत में भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए आप लिखिएगा ना अपकृत, लेकिन एक लाइन क्योंकि वहाँ भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तो इस ऐसी ही वहाँ भी है, लेकिन वहाँ आपका कह सकते हैं कि दंड दिया नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है, मुआवजा की बात होती है। तो ऐसी दशा में आपका एक्स्ट्रा जाकर 2 मिनट आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या नियम। देखिए आप चित्र में भाई
जहाँ तक अपकृत की बात है 2 मिनट में और बताया जाएगा, फिर हम बैठ होते हैं IPC आपका फिर बताया जाएगा। देखिए आपका भाई कार्ड पे पहले देखिए अपकृत विधि में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के बाद में एक्सचेकर चैम्बर के न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने प्रतिपादित किया। इस जज ने ब्लैकबर्न। आखिर कठोर दायित्व का अपकृत्य होता क्या है, अब ये समझना है। IPC से थोड़ा कोरिलेट करिए। देखिए IPC में कठोर दायित्व का अपराध हमने बताया और ये बताया कि कठोर दायित्व का अपराध का मतलब ये हुआ कि एक तत्व मिस है। कौन सा तत्व मिस है? मेंसरिया। फिर भी अभियुक्त को सजा दी जा रही है। इसी को दुराशय का अपवाद कहिए, कठोर दायित्व का अपकृत्य कहिए, या ऐसे अपराध जिसमें आशय का होना आवश्यक नहीं। इसी प्रकार अपकृत्य में कोरिलेट करिए। सामान्य नियम टार्ट में ये है कि प्रतिवादी तभी जिम्मेदार होगा, यानी कि वादी प्रतिवादी से तभी मुआवजा पाने का हकदार होगा जब वादी ने कोई दोषपूर्ण कार्य किया हो, नहीं जब प्रतिवादी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया हो, गलत कार्य किया हो, उपेक्षा बरता हो और उस गलत कार्य से या प्रतिवादी की उपेक्षा से वादी के अधिकारों का हनन हो। ये सामान्य नियम है। जैसे कि आपराधिक मामलों में सामान्य नियम एक्ट्रस रिया और क्या मेंस रिया दोनों, उसी प्रकार आपका अपकृत्य में भी सामान्य नियम प्रतिवादी से मुआवजा तभी वसूला जाएगा जब वह गलत कार्य किया हो, उपेक्षा या नेग्लिजेंस करता हो, अन्यथा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कठोर दायित्व का अपकृत्य इसका अपवाद है, जहाँ की प्रतिवादी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिवादी के कार्य से अगर वादी को नुकसान पहुँचा है तो वादी आपका क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, भले प्रतिवादी की कोई गलती न हो। सेम उसी प्रकार आपराधिक विधि में भले अपराधकर्ता का, भले अभियुक्त का इरादा, इंटेंशन या मन की स्थिति या दुराशय उस कार्य को करने का न हो, फिर भी वह सजा का क्या होगा? हकदार। ये सामान्य नियम नहीं है, इसीलिए इसे कौन दायित्व कहा गया है? कठोर। याद रखिएगा। आगे देखिए भाई, इंग्लैंड में कठोर दायित्व के 3 अपराध, जबकि भारत में कठोर दायित्व के 5 अपराधों को मान्यता दी गई है। पहले इंग्लैंड में व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन जब भारत में 5 लिखिए तो व्याख्या जरूर करिए। देखिए इंग्लैंड में बताया भाई, जहाँ तक इंग्लैंड की विधि की बात है, इंग्लैंड में आपका कह सकते हैं कि 3 ऐसे ऑफेंस हैं जहाँ की अभियुक्त का इरादा अपराध करने का नहीं होता, फिर भी उसे दंडित किया जाता है। पहला है पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक उपताप या लोक अपकंटक, यानी कि आपका नेट के एग्जाम में उपताप नहीं लिखा था, लोक अपकंटक। चाहे लोग अपकंटक दे या लोग उपताप दे, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा। पब्लिक न्यूसेंस बताया जाएगा, अभी भारत में आते हैं। इंग्लैंड में पहला अपवाद है पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा अपवाद है क्रिमिनल आपका लाइबिल, यानी कि आपराधिक अपलेख। आपराधिक अपलेख यानी कि किसी के खिलाफ झूठी बातों को आप छापिए या लिख दीजिए या प्रकाशित करिए, इसे मानहानि कहा जाता है। और तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना। तो इंग्लैंड में याद कर लीजिए भाई, केवल लिस्ट बनाना है,
आपका यूपीजे में एक बार पूछा है कि इंग्लैंड में कौन से कठोर दायित्व के अपराध हैं। फिर मैं एक बार बता दूं, पहला अपराध है लोक न्यूसन, बता जाएगा यूपी में, अभी मैंने आपका भारत में। दूसरा कौन सा अपराध है, आपराधिक अपले। और तीसरा कौन है, न्यायालय की अवमान। जहाँ तक भारतीय आपराधिक केस की बात है, भारत में ऐसे 5 अपराध हैं जहाँ की व्यक्ति मात्र और मात्र एक तस्वीर के कारण, यानी कि आपराधिक कार्य के कारण दंडनीय होगा। इरादे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, भले उस कार्य को करने का उसका इरादा। और जब भारत में आएंगे तो पांचों को भाई व्याख्या करिएगा। देखिए मैं व्याख्या भी कर रहा हूँ। पहला आपका है किडनैपिंग। किडनैपिंग यानी कि पहला क्या है, किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण। व्यपहरण, अब जब भी इसको मेंस में लिखिए, कम से कम आपका 3-4 लाइन इसकी सामान्य बातें लिखनी पड़ेंगी। पूरा कैरेट नहीं उतार देना। यहाँ आपका भी सामान्य सिद्धांत चल रहे हैं। यानी कि पहला हम अपराध बता रहे हैं किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण। किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बाल चोरी, यानी कि बालकों की चोरी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर मामलों में जो किडनैपिंग होती है या आपका बालकों की चोरी, शाब्दिक अर्थ हुआ बाल चोरी होता है, आईपीसी में यह अपराध है और इसे दंडनीय बनाया गया। तो व्यपहरण को तुरंत सेक्शन से ऐड करेंगे। तो सेक्शन देखिए 3 सेक्शन कम से कम लिखिएगा, एक 359 और इसी से तोड़ लीजिएगा और आपका 360 और 300 3 सेक्शन जरूर लिखना पड़ेगा। देखिए आपका आईपीसी की धारा 359 बताती है कि किडनैपिंग या व्यपहरण 2 प्रकार का होता है। आपका एक भारत से व्यपहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से व्यपहरण, यानी कि गार्डियनशिप से किडनैपिंग। भारत से व्यपहरण का प्रावधान धारा ऐड करते रहिए, किस धारा में है, 360 में, जबकि गार्डियनशिप से किडनैपिंग का प्रावधान 361। यही आपका यूपीजे भी पूछा था इंटरव्यू में भी कि भारत से किडनैपिंग किसकी हो सकती है, यहाँ एज नहीं दी गई। भारत से व्यपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, बालकों का ही नहीं बड़ों का भी सतर्क रहना है। जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना या उसकी सम्मति के बिना या उसके गार्जियन की सम्मति के बिना भारत की सीमा के क्या ले जाता है बाहर, वह कहा जाएगा कि वह भारत से उस व्यक्ति का क्या करता है, किडनैप। तो बताइए भारत से व्यपहरण की धारा में 360 किसका हो सकता है, बालक का कि किसी भी व्यक्ति का। कहाँ ले जाया जाता है, भारत से, भारत से बाहर। याद रखिएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, भारत में से व्यपहरण। यह इंटरव्यू और फ्री के लिए सटीक है। लोग ये सोचते हैं कि हमेशा माइनर का होगा व्यपहरण, हमेशा बालक का ही नहीं होगा, 360 में किसी का भी हो सकता है। अगला देखिए आपका धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किडनैपिंग का प्रावधान करती है। अर्थात आपका विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण सभी का नहीं हो सकता। और यूपीजे में पिछली बार आया भी था, वह अलग बात है कि बिहार एपीओ ने नहीं बनाया, लेकिन यूपीजे में आया था कि अगर लड़का है तो उसकी एज 16 से कम हो और लड़की है
तो 18 से कम। फिर एक बात समझिए, क्योंकि इन पांचों को अब हमें डिटेल में लेकर चलना है, पांचों अपवादों को। और पहला अपवाद हम कौन बता रहे हैं? किडनैप। यदि लड़का हो तो 16 से कम आय का हो और लड़की हो तो 18 से कम आय की हो, अगर इनके गार्जियन या इनके संरक्षक या वित्तपूर्ण संरक्षक, वित्तपूर्ण संरक्षक शब्द व्यापक है और संरक्षक प्राकृतिक संरक्षक सीमित है। प्राकृतिक में केवल माता पिता इत्यादि आएंगे, लेकिन वित्तपूर्ण संरक्षक मतलब जैसे हॉस्टल में बच्चा है, आपका रिक्शे पर जा रहा है, तो वह उस समय गार्जियन माना जाए। जैसे हॉस्टल में, तो हॉस्टल का जो वार्डन है उसके संरक्षकता में बच्चा है, यह ना कहेगा कि वो तो प्राकृतिक पिता है, ये नहीं कर सकते। अगर गार्जियन की सम्मति के बिना कोई व्यक्ति ऐसी बालक या बालिका को, देखिए 4 शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, ले जाता है, फुसला ले जाता है, भगा ले जाता है, बहका ले जाता है, 4 शब्द बताया जा रहा है, तो वह व्यक्ति किडनैपिंग के अपराध का दोषी होगा। तो ले जाना, भगा ले जाना, बहला ले जाना, फुसला ले जाना, चारों शब्द यूज करना है। लेकिन करके चलना है। 2 केस इस पर आपको लिखने पड़ेंगे, लिखने के स्टेट करने पड़ेंगे। तो याद रखिए, एक आपका इंग्लैंड का और दूसरा भारत का, जो 2 पूछा भी जाता है, 2 केस मेंस में ऐड करिएगा। एक केस आपका इंग्लैंड का और दूसरा भारत। जो इंग्लैंड का आप केस ऐड करेंगे वह आर वर्सेज प्रिंस का होगा, और इसमें जज का नाम पूछा गया था पीओ में ब्लैकबर्न। आर बनाम प्रिंस का केस, आपका जज का नाम ब्लैकबर्न। और जो भारत में आप लिखेंगे वह केस होगा वरदराजन। वरदराजन का केस होगा, वो पूछा जाता है वरदराजन। लिखवाते समय डिटेल में लिखवाया जाएगा। देखिए दोनों केसों में भाई क्या हुआ था, थोड़ा सतर्क होकर समझिए। देखिए इंग्लैंड में, जो भारत में 18 वर्ष से कम एज रखी गई है लड़की के मामले में, इंग्लैंड में यह एज 16 वर्ष से कम, यानी हर एक देश में अलग अलग है। भारत में कितने से कम? 18। तो इंग्लैंड में कितने से कम? 16। अब प्रिंस ने किया क्या था, देखिए ध्यान से। एक 14 वर्षीय लड़की थी जिसका नाम एनी फिलिप्स था, और प्रिंस आपका उसको मिला और पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है। लड़की ने बताया कि मेरी एज 16 से ऊपर। देखने में भी वो लगते थे कि 16 से ऊपर है, लेकिन जो वास्तव में सर्टिफिकेट में एज थे वह 14 निकली, यानी कि 14 बाहर निकली जो, तो 14 वास्तव में निकली है। अब प्रिंस महोदय ने क्या किया कि लड़की की सम्मत से उसे लेकर बिना गार्जियन की सम्मत से क्या किए, चले गए। प्रिंस पर किडनैपिंग का मुकदमा चला और प्रिंस कह रहे थे कि हजूर हमने एक्ट्रेस रिया तो किया, गलत कार्य तो किया, लेकिन मेरा इरादा किसी 16 साल से कम की लड़की को बिना उसके गार्जियन की सहमति से ले जाने का नहीं था। लड़की खुद बताई थी कि हम इतनी एज के हैं और देखने में भी वह वयस्क लग रही थी, अतः हमने गुड फेथ में, बोनाफाइड में, सद्भावना में, अर्थात उचित सतर्कता और सावधानी बरतर कार्य किया। और हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि किसी माइनर को या 16 से कम की लड़की को बिना गार्जियन की अनुमति से ले। तो आपका जजों ने ये कहा ब्लैकबर्न से कि ये जो तुम गलत कार्य किए हो, ये मात्र और मात्र एक तस्वीर के आधार पर दोषी है। भले तुम्हारे मन में दुर्भावना न हो और तुम्हें सजा दी जाती है, इसका मतलब ये हुआ
कि किडनैपिंग एक ऐसा अपराध निकला जिसमें आपराधिक कार्य किया है व्यक्ति, उसी आधार पर सजा पा जाएगा, भले दुर्भावना में किया हो या सद्भावना में, यानी कि भले ही उसका इरादा उस कार्य को करने का वाला जैसा ये आपका दूसरा के जो यूपीजे में कई बार मेंस में भी क्वेश्चन बना है और प्री में भी समस्यात्मक क्वेश्चन आता है, कई बार बना है। भरत राजन रट कर जाइएगा। देखिए ये केस में क्या हुआ। देखिए एक लड़की थी जो 18 साल से कम थी और ये अपने पिता का घर पहले ही छोड़ दी थी। रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तब तक एक व्यक्ति मिला, पुरुष मिला और इससे पूछा कि क्यों बैठी हो, और यह लड़की उसके साथ जाने के लिए रजामंद हुई और उसके साथ रहने लगी, क्योंकि माइनर थी, 18 साल से मैंने कम थी और वह ले गया। अब ये पूछा जाता है कि क्या अभियुक्त ने किडनैपिंग का अपराध किया कि नहीं, और उसके साथ इसी में जोड़ देता है उस लड़की के साथ रिलेशन बनाया, तो कौन सा अपराध किया, ये प्री का क्वेश्चन है। तो दुराचार का, किडनैपिंग का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों बिल्कुल न मारिए। और केस पहले देखिए कौन सा केस, भरत राजन, तब इसको समस्या का समाधान किया जाएगा। दुराचार के लिए दोषी होगा लेकिन किडनैपिंग के लिए नहीं। देखिए आपका भरत राजन के केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किडनैपिंग के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने लड़की को अपना घर छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया या कुछ न कुछ सहयोग किया, यानी कि अभियुक्त लड़की को अपना घर छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए फुसलाया, बहलाया, ब्रेनवाश किया। अगर अभियुक्त ने ये सब नहीं किया और लड़की पहले ही अपने पिता का घर छोड़कर क्या की है, आ चुकी है, तो अभियुक्त किडनैपिंग के लिए दोषी नहीं होगी, लेकिन दुराचार के लिए होगा। क्यों? क्योंकि लड़की की एज 18 से कम है और इस मामले में लड़की की सम्मति या कंसेंट कोई बचाव अभियुक्त को नहीं दे। दोनों न मारिएगा, किसके लिए दंडित करवाइएगा, दुराचार के। अगला देखिए आपका पहला हो गया भाई। अब अगला देखिए आपका जो दूसरा अपराध है, जहाँ की इंटेंशन के बिना भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, सजा दिया जाता है, वह भारत में है बाइगेमी। बाइगेमी मतलब द्विविवाह। बाइगेमी इंग्लिश वर्ड में बाइगेमी है, इंग्लिश में द्विविवाह। अब इसको थोड़ा समझिए तब तो बताया जाएगा। देखिए आपका इस एंगल को समझने के लिए, देखिए पढ़ाते समय थोड़ा व्यापक वे में पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि लिखवाते समय इतना लिखवाया जाएगा। लिखवाते समय आपका एकदम सटीक भाषा में रहेगा, लेकिन पढ़ाते समय तमाम एंगलों को कवर किया जाता है। आपका बाइगेमी के बारे में पहले आपका हल्का सा हम 2 लाइन इतिहास बताएं, तब कानून बताएं, तब आईपीसी बताएंगे और तब आपका लास्ट में आया जाए। ये यूपी, एपीओ, यूपी के हर एक राज्य में लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है, जाकर आप देख सकते हैं। यूपी जे का देखिए 7-8 बार ये क्वेश्चन आया है कि किस अपराध के लिए आशय एक आवश्यक तत्व नहीं है, 4 अपराध दे देगा और उसमें एक कौन रहेगा, बाइगेमी या द्विविवाह। देखिए प्राचीन काल में क्या नियम था और क्या नहीं था, हर एक कानून को लेकर चलना है। आपका पहले हिंदू लॉ को लेकर चला,
हिंदुओं में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही कि कोई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से मैरिज कर सकता और स्त्री भी एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती थी। इसका उत्तम उदाहरण महाभारत में द्रौपदी का मिलता है। उत्तम उदाहरण, सबसे अच्छा दृष्टांत कहाँ मिलता है? द्रौपदी। चलता रहा मामला, चलता रहा, पहले हिंदू राम उठाए, उसके बाद आपका मुस्लिम राज, तब IPC और तब आपका लास्ट में आपका अपवाद। हिंदू चलता रहा मामला, चलता रहा। जब भारत आज़ाद हो गया तो हिंदुओं को गवर्न करने के लिए तमाम कानून बनाए गए। उत्तराधिकार अधिनियम बना, आपका दत्तक या एडॉप्शन एक्ट बना, फिर आपका कह सकते हैं कि आपका दत्तक और भरण पोषण अधिनियम बना, गार्जियनशिप अधिनियम बना, फिर आपका मैरिज एक्ट बना। तो हमें मुख्य रूप से देखना है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर आना है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 का क्लास 1 बिहार में पिछली बार मिलाने के लिए आया था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 का क्लास कौन सा? फर्स्ट, आपका हिंदुओं के लिए बहुविवाह को या बाइगेनी को प्रतिषिद्ध करता है और ये कहता है कि अगर कोई हिंदू बाइगेनी करेगा तो वह दंड का भागी होगा, वह दूसरा विवाह वाइड होगा, उन्हें होगा, बातिल होगा। फिर आपका वह व्यक्ति जो किया है विवाह दंड का भागी होगा, लेकिन बच्चे आपका धर्मज होंगे और माता पिता की प्रॉपर्टी में क्या पाएंगे? इस तरह ये हिंदू लॉ का है। और ऐसा व्यक्ति IPC की धारा या तो 494 या 495 के तहत दंड का भागी हो। यानी कि आपका कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में दंड नहीं है, कह दिया गया है कि कौन दंड मिलेगा? जो IPC की धारा 494 और 495 में दिया, ये याद। अगला नियम आइए भाई, अब हिंदू लॉ के बाद मुस्लिम लॉ पर आइए, तब यही धाराएं पढ़ानी है दोनों। मुस्लिम का इतिहास देखिए। पैगंबर साहब के अस्तित्व के पहले कोई भी मुस्लिम पुरुष अनंत स्त्रियों से विवाह कर सकता, कोई रोक टोक नहीं। जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तो ये सबसे बड़े समाज सुधारक इनको माना जाता है। ये भी याद रखें, इन्होंने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाया। क्या क्या परिवर्तन लाया? एक दो देखिए। मुस्लिम लॉ में इन्होंने महिलाओं को उत्तराधिकार में संपत्ति देने का प्रावधान किया, विवाह संबंधी संस्था का जन्म दिया और आपका जो अनगिनत विवाह पुरुष कर सकता था स्त्रियों से, आपका 4 तक सीमित किया। देखिए आपका फिर बता दिया जाए उस समय की क्या स्थिति थी, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? जैसे मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, तो भाई देखिए परिस्थिति उस समय कैसी थी उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थिति नहीं, उस समय की परिस्थिति क्या थी और उस समय क्या उचित होता, ये देखा जाता है। अब आज आलोचना करना तो सबके लिए आसान है भाई कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये किया, वो किया, लेकिन आपका उस समय की स्थिति देखिए और उस समय की समाज में क्या थी। उस समय युद्ध हुआ करते थे अरब समाज में और ज़्यादा पुरुष खेत हुआ करते थे, मैंने उनकी डेथ होती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी युद्ध में। अब समस्या देखिए कहाँ आती थी कि जो ये उनकी पत्नियां हैं या बाल बच्चे हैं, ये या तो वेश्यावृत्ति करें
या भुखमरी का शिकार हो या भीख मांगे, तो इस समस्या के निदान के लिए पैगंबर साहब ने कहा कि हे पुरुषों, जो तुम में से सक्षम हो एक विवाह करे, 2 करे, 3 करे, लेकिन 4 पर बस करे। लेकिन यह तब जब तुम्हें विश्वास हो कि तुम सभी पत्नियों के साथ 8 के 14 का पालन करोगे, यानी क्या बरतोगे? समता। और ये संभव ही नहीं है कि समता संभव ही नहीं है समाज में। मतलब ये भी उन्होंने कहा कि समता संभव ही नहीं है कि सभी के साथ एक समान। कई समाज में भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति के 4 पुत्र है तो क्या चारों को समान भाव से देखता है? 4 पुत्रियां हैं तो क्या चारों को एकदम एक ही पैरल में देखता है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो ये यानी कि 4 विवाह तक किया। अब भारत में आ जाइए, वर्तमान में देखा जाए, ये तो आपका दोनों कानून बताया गया। भारत में हिंदुओं के लिए कानून बनाकर और सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 का फर्स्ट क्लास के तहत आपका बाइगेमी या बहु विवाह पर रोक लगा दी गई। लेकिन आज भी भारत में जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो 5वीं से करेगा तुरंत आईपीसी की कौन सी धारा 494 और कौन सी 495 के तहत वह दंड का भागी हो। 34 से नहीं, 35 से 5वीं से। और ये क्वेश्चन आपका बिहार में भी आ गया था कि अगर 4 पत्नियों के होते हुए आपका 5वीं स्त्री से विवाह किया जाए तो वह विवाह क्या होगा? वो अलग अलग है प्रभाव। सिया विधि में शून्य और सुन्नी में अनियम। अब बिहार आयोग दोनों का विवादित क्वेश्चन तो है। अब सिया में आप पूछ रहे हैं कि सुन्नी में, तो भाई आपका सिया में मान लिया, आपका शून्य माना आयोग ने। क्या माना? शून्य माना। जबकि विवाद हो सकता है भाई आप किसको मान रहे हैं, क्योंकि दोनों तो अलग अलग, एक में फासिल और एक में आपका सही, एक में बातिल। बातिल माने शून्य, फासिल माने अनियमित। याद रखिएगा भाई उर्दू सब। अब आइए आपका डायरेक्ट आ जाएगा, 1 लाइन बस बताना है, उसको भूखा बताई देती है आपको दिमाग में। भाई पहले कॉन्सेप्ट तो बैठे किया नियम है, तभी तो नियम बताया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पुनः विवाह करता है और वह पुनः विवाह जिस विधि से वह शासित होता है उस विधि के अनुसार शून्य, तो हिंदू हिंदू ला से शासित होता है तो दूसरा विवाह, मुस्लिम मुस्लिम ला से तो 5वां विवाह शून्य है। तो ऐसी दशा में ऐसा विवाह करने वाला व्यक्ति आईपीसी की धारा 494 के तहत दंड का क्या होगा? भाग। भले उसका इरादा उस कार्य को करने का हो या न हो, बस विवाह कर लेना पर्याप्त है। और ऐसी दशा में वह दंड का क्या होगा? लेकिन वहीं पुनः विवाह करता है, मतलब दूसरा या तीसरा जो भी हो, पुनः विवाह ही कहा जाए, क्योंकि दूसरा विवाह में मामला पूछ जाएगा। पुनः विवाह मतलब हिंदू है तो दूसरा, और मुस्लिम है तो 4 स्त्री हैं 5वां। अभी क्वेश्चन और इंटरव्यू में बना, उसको भी निकाल दिया जाए। कोई पुरुष कितना विवाह कर सकता है? रोज विवाह करे, कौन लोग? अब कई लोग कहते हैं केवल 5, ये नहीं, आपको दिमाग स्थिर करके इंटरव्यू में क्वेश्चन पकड़ना है। रोज विवाह करे, रोज डाइवोर्स दे, कौन दिक्कत है? तुरंत विवाह, तुरंत डाइवोर्स, रोज डाइवोर्स दिया करे तो अनगिनत विवाह कर सकता है। लेकिन एक साथ कितनी विवाहित स्त्रियों को रख सकता है? हिंदू है तो 1 और मुस्लिम है तो 4, ये याद करना है। अगला देखिए आपका, अगर वही पुनः विवाह किया जाता है और जिससे पुनः विवाह किया जाता है, अगर पहला विवाह छुपा लिया जाता है कि मैं विवाहित हूँ, तब अगली धारा किसी की काम करेगी? कौन सी? 495। और दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ेगी, तो विवाह में आपका 494 में 7 साल और 495 में कितना है? छुपा कर करना,
उदाहरण नहीं बता सकते, बहुत विवादित उदाहरण है, लेकिन आपका हमारी भाई एक सीमा है बताने की, क्योंकि भाई हम भी अपनी सीमा का वायलेशन नहीं करते, इसलिए भाई यहाँ इसको स्टॉप करके अगला अपवाद चला जाए। अगला देखिए भाई अपवाद आपका कंटेंट आपको, तीसरा अपवाद हम चल रहे हैं जहाँ की आशय के बिना भी व्यक्ति को मात्र गलत कार्य के लिए क्या किया जाएगा, दंड अपराध के लिए। तो तीसरा कौन है, कंटेम्प्ट आपको, यानी कि न्यायालय की अवमानना। अब न्यायालय की अवमानना देखिए कैसे कैसे पढ़ना है, इसका भी बना लिया जाए। 1971 का कानून पढ़ना है। न्यायालय आप लोग पढ़े होंगे खूब भाई, अगर भाई मुन्ना भाई LLB नहीं होंगे तो आपका LLB में प्रोफेशनल इथिक्स पढ़ाया जाता है, और उसी में ये कानून बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। BC मिश्रा का केस, इनरी कौन कौन सा, इनरी BC मिश्रा, तमाम केस पढ़ने पड़ते हैं। उतना तो हमारे पास की बात नहीं फिलहाल, उनका कॉम्पिटिशन के लिए भी देखना है, लेकिन आपका दो लाइन तो आदमी बता ही सकता है। तो पहले कानून देखना है कौन सा, न्यायालय अवमान अधिनियम 1961। अवमानना के प्रकार देखना है, अवमानना कितने प्रकार की, दो। एक सिविल अवमानना, भी हम बताते हैं पूरा, थोड़ा लेक्चर डिटेल में ही दिया जा रहा है ताकि भाई नए लोगों को समझ जाए, नहीं तो हम भी 2 लाइन पढ़ा कर क्या करते हैं, निकल जाए। और एक क्रिमिनल या दांडिक या आपराधिक अवमानना, क्रिमिनल या दांडिक या क्या आपराधिक अवमानना, अवमानना के लिए जो दंड है, कई किताबों में गाइडों में गलत दिया भाई, तो लोग पूछ रहे थे, इसको सुधार कर लीजिएगा, गाइड देखिएगा तो 2 साल लिखा है। अवमानना के लिए दंड 6 माह का कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना, या तो कितना दंड है इस कानून में, 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना, या दो। अगला देखिए आपका, यही नहीं समाप्त कर देना। कंटेम्प्ट के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। एक सेक्शन, एक आर्टिकल 129, दूसरा 142 और तीसरा 215, यानी कि 3 अनुच्छेद भी कंटेम्प्ट पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन, 129, 142 और 215। एकदम शुरुआती दौर से चला जाए भाई, देखिए एकदम हम शुरुआती दौर से चल रहे हैं, 5 मिनट में निपटा देना है, 7 मिनट में, ज़्यादा समय न लें। अवमानना को आपका देखिए, अवमानना होती क्या है, तो जो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 बनाया गया है, उसमें अवमानना या कंटेम्प्ट को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि उसको 2 प्रकारों में बांट दिया गया है, यानी कि 2 काइंड्स बताए गए हैं। कौन कौन, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। आइए पहले सिविल देखा। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश का पालन नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं, सिविल अवमान। ध्यान समझिए, जब कोई प्राधिकारी या व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री, आदेश या जजमेंट का पालन नहीं करता तो उसको हम क्या कहते हैं, सिविल अवमान। और क्रिमिनल कब होगा, तो जब कोई ऐसी बात कही है जिससे कि न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव पड़े, या न्याय को क्षति हो, या न्यायालय पर ही प्रभाव पड़े, अतः ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो राहुल गांधी जी का मामला सेट करिए। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि चौकीदार ही चोर है, ये तो उच्चतम न्यायालय भी कह चुका है। तो आप लोग दिमाग लगाकर अस्थिर से बताइए, क्या राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय का उल्लंघन किया? नहीं, बल्कि क्या किया, तय किया
और सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर दी। ये बात किसने कहा? तो ये कौन सा मानना होगा, सिविल की क्रिमिनल? सिविल नहीं होगा। तो कि राहुल गांधी जी को कोई आदेश दिया जाता, पालन नहीं करते, तब तो सिविल। तो कौन सा मानना? क्रिमिनल। चाहे व्यक्ति सिविल अवमानना किया हो, चाहे क्रिमिनल किया हो, सजा दोनों के लिए बराबर है। और सजा कितना है? अधिकतम 6 माह का कारावास या जुर्माना 2000 रुपया या दो। ये याद रखना। ये ऐसे मामलों में व्यक्ति के इरादे पर ध्यान नहीं दिया जाता, और अगर व्यक्ति ने कंटेम्प्ट किया है तो वह दंड का क्या होगा? भागी। ये मात्र एक तस्वीर के आधार पर। देखिए, न्यायालयों का व्यू है कि न्यायालय सजा न देकर माफ कर देते हैं। देखो, माफी भी दिलवा दिया जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि सर तो उदाहरण बताए नहीं। एक आपका बोरो बाबू का उदाहरण देखा जाए, बहुत मिलता है आपका कंप्यूटर में। बोरो बाबू का उदाहरण देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू। तो ये सिविल कार्रवाई थी, क्योंकि आदेश दिया था उसका पालन उन्होंने नहीं किया। तत्पश्चात अब वो आ ही नहीं रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि विधानसभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करवाइए, और गिरफ्तार करके कहाँ पेश करवाइए? सुप्रीम कोर्ट। अब तहलका मचा सब राज्य में। वो लोग उनकी पार्टी के मनाए कि अब कोई उपाय नहीं है, केंद्रीय बल आएगा और आपका पुलिस को ध्वस्त करते हुए गिरफ्तार करके क्या करेगा? ले जाएगा। तो प्रेम से जाकर आत्मसमर्पण कर दीजिए। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। वो पहुंच गए बोरो बाबू सुप्रीम कोर्ट और कहे कि हमें माफ किया जाए, हम आपके आदेश का पालन करने के लिए क्या है तैयार। तो माफी मांग लेने पर, जैसे राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, कोई सजा नहीं दी गई। प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी तो सजा दी गई। और कितनी सजा दी गई? नाम मात्र की सजा दी गई, केवल 1 रुपया जुर्माना। लेकिन न्यायालय अधिकतम दे कितना सकता था? 6 माह का कारावास या कितना? ये अधिकतम सजा है। न्यूनतम कितना न्यायालय थे? ये न्यायालय के क्या है? विवेक। ये कम से कम याद रखिए। इसको आप दूसरे एंगल से देखिए, तो कानूनी एंगल से हुआ, अब संवैधानिक एंगल से देखिए। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। किसको? सुप्रीम कोर्ट। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, पहला मतलब हुआ कि उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देगा वह नजीर बनेगा, यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी हो। और दूसरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि उच्चतम न्यायालय को अपने कंटेम्प्ट के लिए सजा देने का हक हो। तो कोई पूछे कि उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए किस अनुच्छेद के तहत दंड देता है, तो कौन अनुच्छेद का उल्लेख करेंगे? 129। कौन सा अनुच्छेद? 100। अब हम एक और अनुच्छेद लिखते हैं 142। तो 142 में उच्चतम न्यायालय को इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्ति समाहित है कि वह किसी को भी अवमान के लिए क्या दे सके? दंड। और 6 माह का नियम लागू नहीं होगा। भाई मैं बता दूं, 6 माह का नियम आपका लागू नहीं होगा संविधान में। ये रटे रही, ये नहीं सिखा दीजिएगा कि 6 माह। एक उदाहरण देखिए, सुब्रत राय का सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। अभी हम बताए भी थे सुब्रत राय का उदाहरण, फिर हम बता रहे हैं एक बार। सुब्रत राय जो सहारा कंपनी के प्रमुख हैं, वह निवेशकों का पैसा मांग लिए, नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में निवेशक मुकदमा किए। कपिल सिब्बल उनका मुकदमा लड़े सुब्रत राय का, और कपिल सिब्बल भी बचा नहीं पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ जेल, पैसा नहीं दोगे तो क्या करो? तिहाड़ जेल में भेज दिया। 6 माह बीत गया।
फिर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्या जो 6 माह बीत गया है और आप अवमानना में कितना सजा दे सकते हैं? 6 माह, अब तो छोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अनुच्छेद 143 के तहत हमें इनहेरेंट पावर है और इसमें कोई समय सीमा ही नहीं है। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक कहाँ रखा जाएगा? बिहार में। और 1-1.5 साल रखा गया, तब जाके कुछ बेच उच कर दिया पैसा, तब अक्सरी जमानत पर है। बार बार पैसा जमा कर रहे 3-3 माह से और तब जाकर जमानत मिली। ये आपका हाई कोर्ट देख लिया जाए। उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय ने अनुच्छेद 215 के तहत और जो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 में पावर है, वही सेम पावर हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में है? 215। याद रखिएगा। अगला बात, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन इसको ये आप कह सकते हैं कि न्यायालय की अवमानना एक ऐसी कार्रवाई है जहाँ की आपका कह सकते हैं कि भले व्यक्ति का इरादा अवमान करने का न हो, बेइज्जती करने का न हो, फिर भी व्यक्ति दंड का क्या होगा? 3 निकल गए। चौथा देखिए भाई, चौथा आपका देखिए, बात करिए, नंबर बंद हो गया क्या? चल आना देखिए आगे भाई। आपका अगला जो है आपका प्राइवेट लाइबिल, यानी कि व्यक्तिगत अपलेख। व्यक्तिगत अपलेख ये चौथा अपवाद है भारत में। व्यक्तिगत अपलेख का मतलब ये आप समझिए कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ फूल जलूल बातें लिखी, अपमानजनक बातें लिखी, मानहानिकारक कथन लिखा, जो उसकी ख्याति को, शील को, सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें लिखी, तो इसमें भी इरादा नहीं देखा जाता। अगर आप लिखे हैं फूल जलूल तो आप दंड के क्या होंगे? भागी। और इसके लिए IPC की धारा 499 कहाँ से कवर करेंगे? ये IPC की धारा कहाँ से? 499 में यह कौन सा अपराध माना जाएगा? मानहानि या डिफेमेशन। और मानहानि में किसकी हानि होती है? ख्याति की। तो आपका कहावत भी कही जाती है कि अगर आपका धन चला गया तो फिर कमा लिया जाएगा। अगर स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा बहुत ही गया, लेकिन एक बार जब मान सम्मान या इज्जत चली जाती है तो वह बैठ नहीं। अतः विधि मान सम्मान को क्या करती है? संरक्षित करती है। तो आपका व्यक्तिगत अपलेख का मतलब हुआ कि किसी के खिलाफ फूल जलूल बातें लिखना, फर्जी, मिथ्या। एक उदाहरण बता देते हैं, ज़्यादा तो नहीं। जैसे केजरीवाल आते थे, मैंने जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब, और पूरा RTI या सूचना के अधिकार के तहत लिस्ट लाते थे और सबको एक लाइन से रोज खुलासा करते थे, ये भ्रष्टाचारी है, ये घोटाला किया है, ये रिश्वत लिया है, किसी को नहीं छोड़े। तो 40-50 लोगों ने मानहानि के लिए क्या किया? मुकदमा। अब जाकर सबसे कह रहे हैं समझौता कर लीजिए। कई लोग समझौता भी कर लिए, आपका कई लोग भाई समझौता कर लिए, और जो और लोग जाके समझौता कर लेंगे क्योंकि ये समनीय अपराध है, यानी कि इसमें समझौता हो सकता है। और दूसरा आपका देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि मंजू लता का केस कार्ड में आता है मानहानि का बहुत ज़्यादा। मंजू लता BA सेकेंड ईयर की छात्रा थी। वह स्कूल गई थी तो एक अखबार वाले ने निकाल दिया कि ये स्कूल से ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई हैं, 4 दिन से घर नहीं आई, जबकि वो घर में ही। मंजू लता ने मुकदमा किया पेपर वाले पर,
कि इससे मेरी ख्याति को नुकसान पहुंचा है, इससे हमें क्या दिलवाया जाए, मुआवजा। जीती और मुआवजा पाई 1.5 लाख, उस समय 1.5 लाख पाई, या तो आपका कई लाख पा जाए। आज का मामला कि आपका यह ख्याल तो व्यक्तिगत अभिलेख में भी आशय की आवश्यकता नहीं हो। हम भी देखा जब पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप, पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप याद रखिएगा। पब्लिक न्यूसेंस पहले समझिए होता क्या है लोग भाई, तब तो आपका बताया जाए। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे लोग को, लोग यानी कि पब्लिक को, पब्लिक मतलब आम जनता को समाज के ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, क्षेम पर पड़े, कष्ट हो, असुविधा हो, उनको असुविधा हो, तो हम कहते हैं कि ये पब्लिक न्यूसेंस। जैसे कि 2-3 उदाहरण, खूब आवाज़ आप स्पीकर का तेज कर दीजिए ताकि आसपास के लोगों का कान फटने लगे, यानी कि डीजे वाला गाना बजा दो और गाने पर क्या करेंगे, नए खिलाड़ी डांस करेंगे। वही तो सब डीजे वाला गाना बजाए तो बैलून कम रखे, नहीं तो पूरा डीजे उधर चला जाएगा थाना में और 50,000 रुपया जुर्माना लगेगा। बीच में बंद था वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया कि इससे लोग न्यूसेंस हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरा। खूब धूल धक्कर धुआं उड़ा दीजिए, आपका पानी में मिलावट कर दीजिए कि जहरीला हो जाए, इतना वाहन तेज चला दीजिए कि आसपास वाले टिकटबाजी कर दीजिए, दवा में मिलावट, या आपका रोग फैला दीजिए, यानी कि क्वारंटीन के नियम का क्या कर दीजिए, वायरस हुआ कि 14 दिन रहो घर में और जाकर पूरे समाज में प्रसाद बांट रहे हो, यानी कि आपका, तो ये सब क्या है, पब्लिक न्यूज़। तो इतना नहीं बताया जा सकता, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कभी बता रहे हैं। या छोड़ दीजिए आपका गधे को कि पूरा खेत क्या करे दूसरे का चल, ये भी पब्लिक न्यूज़, ये नहीं कि नहीं। और इसके लिए तमाम कानून हैं। एक तो पुलिस एक्ट का आपको पढ़ना पड़ेगा, धारा 34, और 8 ऐसे पब्लिक न्यूसेंस हैं जहाँ पुलिस वारंट से बिना सबूत ले, और तमाम नियम है। लेकिन लास्ट में भाई आपका देखा जाए, मैंने लोक न्यूसेंस का वाईपीसी में आज पूरा मुद्दा नहीं बता सकते, लोक न्यूसेंस बताने में समय लगेगा, बस ये जानिए कि ये होता है। देखिए वाईपीसी में डायरेक्ट आ जाएगा। पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा 268 में दी गई, इसमें 268 आईपीसी विभिन्न प्रकार के लोक न्यूसेंस जो हमने 2-4 बता दिया, उसमें से वह आपका 269 से लेकर 289 तक दिया गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका 279। कौन सी धारा? उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से वाहन चलाना, यानी कि स्टंटबाजी भी करना इसी में आ जाएगा, तेज गति से। 279 पूछा जाता है ज़्यादा, ये भी पब्लिक न्यूसेंस। इसके बाद आपका देखना है 290 लोक न्यूसेंस की अवशिष्ट धारा, यानी कि अगर कहीं लोक न्यूसेंस इन धाराओं में सेट नहीं होता तो की धारा में अभियुक्त दंड का भागी होगा 290। और आपका कुत्ते के दुम, यानी कि कभी सीधी नहीं होती, एक बार मना किया गया कि आप लोक न्यूसेंस न करिए और बार बार वही डीजे बजा रहे हैं, तो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या रिपीट करते हैं, तो कौन सी आईपीसी की धारा? 291। यानी कि अगर आप पूरा शोर करते हैं या आप दवा में मिलावट करते हैं, अगर क्वारंटीन के नियम का उल्लंघन करते हैं, रोग हुआ है, उपेक्षा बरत रहे हैं, यानी कि कोरोना हुआ है और पूरा सबसे क्या कर रहे हैं, माने घूम घूम के खा रहे हैं, बांट रहे हैं, तो ये पब्लिक रोड ही खोल दीजिए ताकि रोड पर आने जाने वालों को क्या हो, दिक्कत। तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। भले आपका इरादा अपराध करने का न हो,
फिर भी आप डट के क्या होंगे साथ। तो फिर एक बार रट्टा मारिए भाई, आपका इतना डिटेल में बताया गया, अब नहीं आएगा तो कब आएगा, यानी कि पप्पू अब पास नहीं होगा तो कब होगा। किसी को समस्या हो तो बताइए भाई, फिर बताया जाए, एक बार नहीं तो इतना पर बस किया जाए। 290 आपका लोक न्यूसेंस के मामले में रिक्यूडियरी प्रावधान है, अवशेषी प्रावधान है, सामान्य प्रावधान है, अवशेषी प्रावधान है। अवशेषी प्रावधान अभी हम सीपी से नहीं बताते, कौन सी धारा बताते हैं? 20 के 21 पर बताया गया था सीपी 20 अवशेषी धारा तो तमाम है। 511 IPC का अनुच्छेद 248 एविडेंस की धारा 11 है, बताया जाएगा जब आपका ये आएगी। फिर एक बार देखिए भाई, अवशेष देखिए, अगर कोई कार्य 268 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है और पब्लिक न्यूसेंस के जो विभिन्न रूप दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक, 269 से कहाँ तक 289, अगर वह कार्य इन धाराओं में सेट नहीं होता लेकिन लोक न्यूसेंस है, लोक उपताप है, तो ऐसा व्यक्ति की धारा के तहत दंडनीय होगा 290। केवल सेक्शन नहीं, दंड भी 2 बार PFU आया 200 रुपया में, अधिकतम जुर्माना कितना 200। कारावास नहीं भाई, कारावास नहीं है, केवल क्या है जुर्माना, और अधिकतम कितना आपका 200। देखो कल क्लास चलेगा, थोड़ा मैंने उतना तबियत की वजह से नहीं सर। हाँ भाई, ये आपका 12:30 बजे से चलेगा, ये का क्लास आपका 10 मिनट बाद चलेगा। जो लोग ये पढ़ते हैं सर आ रहे हैं 12:30 बजे, तो 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए आपका।